नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य यूपी एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। वो विषय है मूल विधि। आप में से जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि एग्जाम में मूल विधि कितना क्रूशियल रोल अदा करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। यहाँ से सवाल आते हैं और डायरेक्ट धाराओं पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसा कि हमारा आज का टॉपिक भी है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत धारा 1 क्या कहती है, ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं। तो अगर आप ऐसे सवालों को टैकल करना चाह रहे हैं और एग्जाम में चुटकियों में ऐसे सवालों को उड़ा देना चाहते हैं, तो जुड़िए हमारे इस यूट्यूब चैनल से, जहां पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए मूल विधि पढ़ाई जा रही है, वो भी डिटेल में, ना कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। यहां पर प्रॉपर्ली डिटेल थ्योरी वाइज क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को, जिसका नाम है मूल विधि। और मूल विधि के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप दरोगा बनने जा रहे हैं, आप पुलिस बनने जा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के बारे में बहुत अच्छे से जाने और समझें। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि भैया ये है क्या। ठीक है, तो जैसा कि टॉपिक आपको पता ही चल गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनएसए है क्या। एनएसए क्या है? देखिए, एनएसए का मतलब होता है कि ऐसा डिटेंशन यानी हिरासत में लिया जाना। और हिरासत में कब लिया जाना, सुनना मेरी बात को, कि भविष्य में किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना। और यह अपराध कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अपराध ऐसा होना चाहिए जो भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल दे, भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाल दे, भारत के इंटरनेशनल रिलेशंस को खराब कर दे, सामाजिक व्यवस्था को खराब कर दे। ऐसा कोई अपराध अगर आप करते हैं या फिर करने की संभावना है, तो उसके लिए आपको पहले ही पुलिस हिरासत में ले ले, आपको ऐसा काम करने ही ना दे, पहले ही आपको धर ले कि भैया ऐसा काम नहीं कर सकते आप, गलत बात। तो अगर किसी व्यक्ति को भविष्य में किसी अपराध करने से रोकने के लिए हिरासत में लिया गया है, तो कौन से एक्ट के अंतर्गत लिया जाएगा? एनएसए 1980 के अंतर्गत लिया जाएगा, यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अंतर्गत उसे हिरासत में लिया जाएगा, डिटेन किया जाएगा मेरे भाई। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए, क्यों जरूरी है? अभी मैंने आपको बताया क्या कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए, सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एनएसए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली चीज को समझने की कोशिश करते हैं। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी क्या कहती है कि यह कानून आया कब? तो मेरे भाई, यह कानून आया 1980 में। कब आ गया? 1980 में यह कानून आ गया। कानून तो आ गया, लेकिन लागू कब से हुआ, इसका एनफोर्समेंट कब हुआ? तो मेरे भैया 27 दिसंबर 1980 को इसे एनफोर्स कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ठीक है, अब मेरी बात को देखेंगे क्या कि संसद ने यह कानून क्यों बनाया। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था को बरकरार बनाए रखने के लिए। यानी अगर सरकार को लगता है, पुलिस को लगता है कि यह व्यक्ति भविष्य में कुछ ऐसा कृत्य कर सकता है जिसकी वजह से ये चीजें डिस्टर्ब हो सकती है, जैसे आंतरिक सुरक्षा डिस्टर्ब हो सकती है, कानून व्यवस्था डिस्टर्ब हो सकती है, या फिर सार्वजनिक व्यवस्था भी बिगड़ सकती है, तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए पुलिस क्या करेगी बताइए? पुलिस कहेगी कि भैया हो इधर आओ, किनारे साइड में, तुम उसको हिरासत में ले लेगी, उसको डिटेन कर लेगी। ठीक है, इंग्लिश में भी देखिए मैंने लिख दिया है, तो जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी, उनको भी समझ में आ जाएगा क्या कि इट वाज इनेक्टेड टू मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर एंड फॉरेन रिलेशंस। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं और आगे की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में समझते हैं। क्या टॉपिक कह रहा है कि एनएसए में कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शन हैं। भाई, एनएसए जो एक्ट है ये कहीं लिखा गया होगा क्या? इसमें कोई चैप्टर अवेलेबल है क्या? इसमें कोई सेक्शंस हैं? तो जवाब है कि भैया देखो, ऐसा है कि इसमें चैप्टर्स तो नहीं है, इसमें कोई भी चैप्टर नहीं है। लेकिन बात की जाए धाराओं की या फिर सेक्शंस की, तो आप कहेंगे सर ओवरऑल 18 सेक्शंस हैं। कितने सेक्शन हैं? 18 सेक्शन हैं।
एक महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण बात जो यहां पर आपके सामने हाईलाइट करके लिखती है कि यहां पर एक शेड्यूल भी है, और शेड्यूल किस चीज से रिलेटेड है भाई? एडवाइजरी बोर्ड से रिलेटेड। किससे? एडवाइजरी बोर्ड से रिलेटेड एक शेड्यूल यहां पर आपको देखने को मिलेगा। इस चीज को याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई एनएसए 1980 के अंतर्गत कितने शेड्यूल हैं? एक शेड्यूल है। यह भी पूछा जा सकता है कि एनएसए 1980 के अंतर्गत शामिल एक शेड्यूल किससे रिलेटेड है? तो आप कहेंगे सर एडवाइजरी बोर्ड से रिलेटेड है। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपने समझ लिया कि एनएसए क्या है, कितने सेक्शन है, कब लागू हुआ, क्यों जरूरी है। इसके बाद बात आएगी, कुछ लोगों के मन में सवाल उठेगा कि सर किसी को हिरासत में ले लिया, किसी को हिरासत में ले लिया, उसने अभी अपराध किया भी नहीं, अगर अपराध किया भी नहीं फिर भी उसको पुलिस उठा रही है, तो ये तो एक तरीके से संविधान का उल्लंघन माना जाना चाहिए। तो नहीं भाई, देखिए जो एनएसए 1980 है इसको वैधता कहां से मिलती है? आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे कि एनएसए 1980 को वैधता मिलती कहां से है, तो इसका जवाब है आर्टिकल 22(3)(b) के तहत। आर्टिकल 22(3)(b) के तहत इसको वैधता मिलती है, जो कि यह कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया है तो उससे कुछ अधिकार छीन लिए जाएंगे। कैसे अधिकार छीन लिए जाएंगे जरा देखिएगा। कहता है कि गिरफ्तारी की वजह आप तुरंत नहीं जान सकते, पता चले पुलिस पकड़ के ले गई, वहां खड़े होकर नहीं साहब पहले बताओ काहे उठाओ उनको, ये गलत बात है, आपसे अधिकार छीन लिया जाएगा। दूसरी चीज कि 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने जो पेश होने का अधिकार है वह भी आप खो देंगे। क्यों? क्योंकि इसको वैधता मिल रही है आर्टिकल 22(3)(b) के तहत। ठीक है एनएसए को, तो ये चीजें आपने समझ लिया। चलिए बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। और अब बात करते हैं कि एनएसए के अंतर्गत आने वाली प्रमुख धाराओं के बारे में। देखिए आज हम सेक्शन 3 तक पढ़ने वाले हैं कि सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 2 क्या कहता है, सेक्शन 2 के अंतर्गत कौन कौन सी डेफिनेशंस आती हैं, इन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगली आने वाली क्लासेस में हम सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और आपके सामने 1 बाय 1 करके चीजों को समझाते जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर सेक्शन 1 के बारे में हम बात करते हैं। किसके बारे में? सेक्शन 1 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 1 एनएसए का, किसका? एनएसए 1980 का क्या कहता है? सेक्शन 1 1980 का यह कहता है कि भाई संक्षिप्त नाम क्या है, इसका विस्तार कहां तक है और इसका प्रारंभ कब से हुआ। जरा समझिएगा इंग्लिश में, इसके शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में बात करता है। तो देखिए शॉर्ट टाइटल क्या होगा, इसके बाद इसका शॉर्ट टाइटल क्या बनेगा बताइए आप मुझे। मैं उतनी देर से एक शब्द चिल्ला रहा हूं कि एनएसए 1980, तो इसका शॉर्ट टाइटल क्या बन गया? एनएसए 1980। दूसरी चीज कह रहा है कि इसका विस्तार कहां तक है, तो इसका विस्तार मेरे भाई कंप्लीट इंडिया यानी संपूर्ण भारत पर है। भारत के हर एक हिस्से, कोने कोने, सेंटीमीटर, मिलीमीटर तक इसका अधिकार फैला हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज कह रहा है किसका प्रारंभ कब से हुआ, तो प्रारंभ के बारे में भैया बात करने के लिए थोड़ा सा पीछे आएंगे और यहां पर क्या लिखा है? 27 दिसंबर 1980। बताइए, आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए। सेक्शन 1 में क्या लिखा है पता चल गया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 2 के बारे में देखते हैं। सेक्शन 2 के बारे में देखते हैं। सेक्शन 2 क्या कहता है? अब सेक्शन 2 परिभाषाओं के बारे में बात करता है। किसके बारे में? परिभाषाओं के बारे में, डेफिनेशंस के बारे में। कौन कौन सी डेफिनेशन, कौन कौन सी डेफिनेशन हो सकती है आप बताओ। तो देखो सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो गवर्नमेंट के बारे में है कि हम गवर्नमेंट किसे कहेंगे, हम सरकार किसे कहेंगे। तो सेक्शन 2A, सेक्शन 2A बात करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में। तो भाई गवर्नमेंट कौन हो सकता है? गवर्नमेंट वही हो सकता है जिसे भारतीय संविधान के द्वारा चुन करके भेजा गया हो। ठीक है, जैसे इलेक्शंस वगैरह के बारे में बात की गई है, कैसे इलेक्शन होने चाहिए, उसका विधि क्या होना चाहिए, जो प्रॉपर हर एक पॉइंट को फॉलो करके सरकार चुनी गई है जनता के द्वारा, उसे ही हम सरकार कहेंगे, वही हमारी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी। वेदर ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है यानी राज्य सरकार भी हो सकती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार भी हो सकती है। ये दोनों इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, चलिए सेक्शन 2B किसके बारे में बात करता है?
सेक्शन 2 भी कहता है डिटेंशन ऑर्डर्स के बारे में कि डिटेंशन ऑर्डर कैसे कैसे हो सकते हैं, किस चीज से रिलेटेड हो सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कोई व्यक्ति कैसे कैसे अपराध करे उस कंडीशन में डिटेंशन ऑर्डर दिए जा सकते हैं। और डिटेंशन ऑर्डर देगा कौन, इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज हमारे पास है सेक्शन 2C। और सेक्शन 2C कहता है डिटेंशन कैंप के बारे में। कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है तो उसको रखोगे कहां पर, उसको जेल में तो इसे डाल नहीं दोगे। ठीक, तो देखिए यहां पर एक चीज लिखी है कि सरकार द्वारा अनुमोदित निरोध शिविर, यानी सरकार जिस जगह पे बताएगी आप उसी जगह पर उस व्यक्ति को रख सकते हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं रख सकते। अगली चीज सेक्शन 2D। सेक्शन 2D बात करता है फॉरेनर के बारे में, यानी विदेशी के बारे में। लिख देता हूं आगे, विदेशी के बारे में। तो विदेशी कौन कहलाएगा, विदेशी वही व्यक्ति कहलाएगा जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंतर्गत विदेशी कहलाएगा। किसके अंतर्गत, फॉरेनर्स एक्ट 1946 के अंतर्गत जो व्यक्ति विदेशी है वही विदेशी कहलाएगा। अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ। अरे भाई बताएंगे, भविष्य में इसको भी बताएंगे आपको, निश्चिंत रहिए। यहां पर आप बस इतना समझिए कि सेक्शन 2D विदेशी व्यक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, सेक्शन 2E क्या कहता है, सेक्शन 2E कहता है व्यक्ति के बारे में। और जब बात आती है व्यक्ति की, किसकी, व्यक्ति की, तो व्यक्ति में कौन कौन आता है। देखिए व्यक्ति में आपका मेल भी आता है और व्यक्ति में आपका फीमेल भी आता है। तो ये दोनों ही जेंडर व्यक्ति के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। कहां पर, NSA 1980 के अंतर्गत। वेरी गुड, चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 3 कहता है कि किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का अधिकार किसके पास है, इसके बारे में बताता है हमें। सेक्शन 3 किसके बारे में बताता है कि कोई व्यक्ति है ऐसा जिसको डिटेन करना है, उसका अधिकार किसके पास है, डिटेन करने का अधिकार किसके पास है। तो डिटेन करने का अधिकार मेरे भाई आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा अब तक कि या तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर DM जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है, या फिर पुलिस कमिश्नर के पास में, ये लोग इसका ऑर्डर दे सकते हैं, जाओ भैया उठा लो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली चीज है कि किसी व्यक्ति को डिटेन किया कब जाएगा, डिटेन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, तो आपको पता चल गया। किन कंडीशंस में किया जा सकता है ये भी आपको पता चल गया। अब अगली बात आती है कि आपको डिटेन किया कब जाएगा, तो इसके बारे में बात की गई है सेक्शन 3A में। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का जो सेक्शन 3A है वो बात करता है कि किसी व्यक्ति को हम डिटेन कब कर सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल इसका जवाब है कि अगर कोई व्यक्ति भारत की सुरक्षा पर हमला करता है, किस पर, भारत की सुरक्षा पर, या फिर कोई भी ऐसा काम करता है, कोई भी ऐसी बात कह देता है, या फिर कोई ऐसा कृत्य कर सकता है जिसकी वजह से भारत के विदेशी सरकारों से जो संबंध है, जो रिलेशंस है, वो डिस्टर्ब हो जाए। अगर सरकार को लगता है कि आप ऐसा कोई कृत्य कर सकते हैं जिसकी वजह से उनके इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्टर्ब हो सकते हैं, तो आपको डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, अगली चीज कि भारत की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, तो ऐसा कोई भी कृत्य अगर आप करते हैं तो उस कंडीशन में आप पर NSA लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी जो हमने आज डिस्कस करी सेक्शन 3A तक। और यहां पर मैंने आपको बताया कि NSA क्या होता है, कब लागू किया गया, इसका विस्तार कहां तक है, इसका सेक्शन A क्या कहता है, डेफिनेशन सेक्शन 2 में है। और तीसरा सेक्शन जो इंपॉर्टेंट था वो ये था कि डिटेन करने के लिए कौन अधिकारी जा सकता है, कौन दे सकता है ऑर्डर आपको। ठीक है, तो ये चीजें रही जो आज हमने डिस्कस करी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। हमारा आज का ये पहला वीडियो आपको कैसा लगा इस सीरीज का, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इस सीरीज को लगातार कंटिन्यू एंजॉय कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अपनी कल की वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे सेक्शन 3 के आगे और आपको हर एक चीज डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।